नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये विषय वाकई बहुत खास है। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रात में अपनी छत पर खड़े होकर किसी चमकते हुए तारे को देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। एकदम सही बात है। मतलब हो सकता है उस तारे की जो रोशनी आज हमारी आंखों तक पहुंच रही हो वो तब वहां से निकली हो जब पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। हाँ, ये सोचना ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। ना? तो आज की इस विस्तृत चर्चा में या कह लें कि इस डीप डाइव में हम इसी असीम ब्रह्मांड और अपने सौर मंडल की अद्भुत बनावट को समझने वाले हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि हम बस आंकड़े ना रटें। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इन तथ्यों के पीछे के विज्ञान को, उसके क्यों और कैसे को समझ लेंगे ना, तो ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। फिर वो तथ्य कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इंसानों ने पहली बार आसमान को देखकर सवाल पूछने शुरू किए थे। हाँ, वो ऐतिहासिक सफर बहुत दिलचस्प है। मेरी समझ से शुरुआत में हमारा नजरिया बहुत ही आत्म केंद्रित था। मतलब 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी ने एक केंद्रीय सिद्धांत दिया था, जियोसेंट्रिक थियरी। हाँ, उनका मानना था कि हमारी पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज, चांद, तारे सब बस हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए, उस समय बिना किसी दूरबीन के सिर्फ आंखों से देखकर ये सोचना बहुत स्वाभाविक भी था। हाँ, क्योंकि जमीन तो स्थिर लगती है। बिल्कुल। जब कोई इंसान जमीन पर खड़ा होकर आसमान को देखता है तो उसे यही लगता है कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में जा रहा है और हम अपनी जगह पर टिके हैं। सही बात है। लेकिन असली वैचारिक क्रांति तो 16वीं सदी में आई है ना? हाँ, 1473 से 1543 के बीच निकोलस कोपरनिकस ने अपना सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। मतलब उन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। एकदम सही। उन्होंने साबित किया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा। और बाद में केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियम खोजे। उन्होंने बताया कि ये कक्षाएं पूरी तरह गोल नहीं होती बल्कि अंडाकार होती हैं। ये सब सुन के मुझे एक बात याद आ रही है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम जीवन भर सोचते रहें कि हमारा घर ही पूरे शहर का केंद्र है। हाँ हाँ, अच्छी तुलना है। और फिर अचानक एक दिन कोई हमें गूगल मैप दिखाए और पता चले कि अरे हम तो शहर के एक बहुत ही छोटे से कोने में रहते हैं। हाँ, विज्ञान के नजरिए से ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो 20वीं शताब्दी में लगा। वो कैसे? जब हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, उसकी तस्वीर और बनावट साफ हुई, तब पता चला कि कोपरनिकस भी पूरी तरह सही नहीं थे। अच्छा, सूर्य भी केंद्र में नहीं है? बिल्कुल नहीं। सूर्य इस ब्रह्मांड तो दूर, हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में भी नहीं है। वो तो एक किनारे पे है। बाप रे, ये तथ्य सच में हैरान करता है। मतलब हमारा विशाल सूर्य इस मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक बिल्कुल किनारे वाले हिस्से में मौजूद है। हाँ, इस एक खोज ने इंसान के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया। सही कहा आपने। हम ब्रह्मांड के केंद्र के सिंहासन से उठकर एक साधारण से कोने में आ गए। तो अब जब हमें अपनी असली जगह पता चल ही गई है, तो आइए इस सौरमंडल के बॉस पर करीब से नजर डालते हैं। हमारा सूरज। बिल्कुल। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे सौरमंडल का 99.999% द्रव्यमान अकेले सूर्य के पास है। मतलब बाकी सब कुछ, ये सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सब मिलकर भी सिर्फ 0.001% में सिमटे हुए हैं। जरा सोचिए वो कितना विशाल है। और ये सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की भयानक रफ्तार से भाग रहा है। 250 किलोमीटर एक सेकंड में? हाँ, लेकिन इतनी तेज गति के बावजूद आकाशगंगा इतनी विशाल है कि सूर्य को इसका एक पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ साल? जी। और विज्ञान की भाषा में इस 25 करोड़ वर्ष की अवधि को एक ब्रह्मांडीय वर्ष या कॉस्मस ईयर कहा जाता है। ये तो समय की ऐसी पैमाइश है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और सूर्य की बनावट भी तो कोई ठोस जमीन जैसी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम का एक धधकता हुआ गैसीय गोला है। गैसीय गोला? और इसके घूर्णन की बात करें तो क्योंकि ये गैस का बना है, इसका मध्य भाग 25 दिन में घूमता है, जबकि ध्रुवीय भाग 35 दिन लेता है।
अच्छा, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग स्पीड है। और इसका तापमान? तापमान तो और भी हैरान करने वाला है। इसका जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, जिसे क्रोड या कोर कहते हैं, उसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़? हाँ, और बाहरी सतह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है, ये लगातार इतनी भयंकर ऊर्जा पैदा कैसे कर रहा है? मतलब अंदर कौन सा कोयला या ईंधन जल रहा है? यही पर भौतिक विज्ञान का असली जादू है। वहां कोई कोयला नहीं जल रहा। हंस बेथ नाम के एक वैज्ञानिक ने इस रहस्य को सुलझाया था। हंस बेथ? हाँ, उन्होंने नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का सिद्धांत दिया। सूर्य के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का इतना ज्यादा दबाव और तापमान है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में टकरा जाते हैं। अच्छा, और टकराकर क्या बनाते हैं? वे मिलकर एक हीलियम के परमाणु में बदल जाते हैं। यानी 4 छोटी गेंदों को दबाकर एक बड़ी गेंद बनाना। एकदम सही उदाहरण है। लेकिन जब ये 4 परमाणु मिलकर एक बनते हैं, तो उनका थोड़ा सा द्रव्यमान या मास कम हो जाता है। और वही ऊर्जा बन जाता है। बिल्कुल, आइंस्टीन के नियम के अनुसार वही शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। और ये भट्टी पूरे सौरमंडल को पिछले 5 बिलियन वर्षों से ऊर्जा दे रही है। तो ये भट्टी अभी कितने दिन और चलेगी? अनुमान है कि सूर्य अभी अगले 10 बिलियन वर्षों तक ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। चलिए, राहत की बात है। और वो जो रोशनी वहां से निकलती है, उसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। एकदम सटीक। अब सूर्य के परतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जो चमकता हुआ हिस्सा हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सही। और उसके ठीक ऊपर वर्णमंडल होता है जो लाल रंग का होता है। और वो किरीट क्या होता है? कोरोना? हाँ, किरीट या कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक मुकुट की तरह दिखाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे एक्सरे किरणें निकलती हैं। अरे वाह! लेकिन सूर्य से जुड़ी जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है सूर्य के धब्बों का चक्र, सनस्पॉट्स। सूर्य के धब्बे ये सतह के वे हिस्से हैं जो आसपास की जगह से 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। इसीलिए वो काले दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और इनका 22 साल का एक पूरा चक्र होता है। 22 साल? हाँ, 11 साल तक ये धब्बे बढ़ते हैं और अगले 11 साल तक घटते हैं। लेकिन जब ये धब्बे बढ़ते हैं तो मैंने सुना है पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। हमारी रेडियो तरंगे और टीवी सिग्नल खराब होने लगते हैं। सही सुना है आपने। ये तो अंतरिक्ष के किसी वायरलेस कनेक्शन जैसा हो गया। मतलब सूरज पर कुछ हलचल होती है और हमारी धरती पर टीवी स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। इस वायरलेस नेटवर्क को आप सौर हवाओं से समझ सकते हैं। सूर्य सिर्फ रोशनी ही नहीं फेंकता, वो आवेशित कणों का एक तूफान भी छोड़ता है। अच्छा। जब सूर्य पर धब्बे बढ़ते हैं तो ये तूफान और तेज हो जाता है। और जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो मशीनों में गड़बड़ी होती है। लेकिन इसका एक खूबसूरत नतीजा भी तो होता है ना, ध्रुवों पर दिखने वाली रोशनियां। हाँ, ऑरोरा। उत्तरी ध्रुव पर इस रोशनी को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये तो कुदरत का सबसे बड़ा लाइट शो है। सूर्य के आकार की बात करें तो इसका व्यास पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन इस विशाल साम्राज्य के नियम बहुत सख्त हैं। मुझे याद है 2006 में प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ का एक सम्मेलन हुआ था। हाँ, IAU का सम्मेलन। उसने तो हमारे सौर मंडल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। उस सम्मेलन में खगोलीय पिंडों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था: परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। और ग्रह कहलाने के लिए 3 बहुत कड़ी शर्तें तय कर दी गई थीं। पहली शर्त थी कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो गोल आकार ले सके। और तीसरी शर्त नहीं तो सबसे ज्यादा बवाल मचाया था। बिल्कुल। तीसरी शर्त थी कि उस पिंड ने अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता पूरी तरह साफ कर लिया हो। मतलब उसके रास्ते में कोई और बड़ा पिंड ना आता हो। हाँ। और यहीं पर हमारे प्यारे प्लूटो, जिसे हम यम कहते थे, उसकी छुट्टी हो गई। बेचारी प्लूटो। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई पुराना VIP सदस्य हो क्लब का और अचानक नए नियम बन जाएं कि अब वही क्लब में रहेगा जो अपनी सड़क खुद साफ रखता है। हाँ, एकदम सटीक एनालॉजी है। प्लूटो आकार में हमारे चंद्रमा से भी छोटा था और गोल भी नहीं था पूरी तरह। उसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वो परिक्रमा करते हुए वरुण ग्रह यानी नेपच्यून का रास्ता काटता था।
इसीलिए उसे बाहर कर दिया। हाँ, उसे निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और उसका नया नाम रखा गया 134340। ये तो कैदी नंबर जैसा लग रहा है। इसके अलावा और भी बौने ग्रह हैं ना? हाँ, सिरस, चेरॉन और इरिस। इरिस को 2003 यूबी 313 भी कहते हैं। सिरस तो बुध ग्रह का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो अब हमारे पास आधिकारिक रूप से 8 ग्रह बचे हैं और इन्हें भी 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सही कहा, आंतरिक या पार्थिव ग्रह जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जो चट्टानी है। हाँ, और दूसरे हैं बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। ये गैस के बड़े गोले हैं। और एक बात और, इन 8 ग्रहों में से 5 को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। बिल्कुल, और ग्रहों के घूमने का एक पैटर्न है। लगभग सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन हर जगह कुछ बागी होते हैं। हाँ, शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हाईवे पर सभी गाड़ियां एक दिशा में जा रही हों और सिर्फ 2 गाड़ियां उल्टी दिशा में आ रही हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विशाल पिंड की टक्कर की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब ग्रहों की कुछ विचित्र बातों पर आते हैं। सबसे पहले बुध या मर्क्यूरी। हाँ, ये सबसे छोटा है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इसका घूर्णन 58.6 दिन में होता है। इसका तापांतर बहुत ज्यादा है ना? दिन और रात के तापमान का अंतर 560 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हाँ, इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। रुकिए एक सेकंड, यहाँ अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। क्या? इसमें लिखा है कि बुध का घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है और इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा और तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक चट्टानी ग्रह पानी पर कैसे तैर सकता है? ये तो बहुत विचित्र बात है। देखिए, ये एक बहुत ही रोचक स्थिति है। आमतौर पर हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि वो पानी में तैर सकता है। हाँ, वही तो। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी गई जो विशेष सामग्री हमारे पास है, उसमें बुध के घनत्व को जल से कम बताया गया है। अच्छा, तो एग्जाम के लिए हमें यही याद रखना है। बिल्कुल। विज्ञान के नजरिए से हमें ये समझना होगा कि घनत्व का मतलब है किसी वस्तु के आकार के मुकाबले उसका वजन कितना है। डेंसिटी। हाँ, अगर दी गई जानकारी के अनुसार इसका घनत्व पानी से कम है, तो नियम यही कहता है कि वो पानी पर तैरेगा। मतलब ब्रह्मांड के किसी अनंत महासागर में एक विशालकाय हल्की चट्टान तैर रही हो, ये कल्पना ही अद्भुत है। अब आते हैं शुक्र पर, जो उल्टी दिशा में घूमने वाला पहला ग्रह है। परिक्रमा 224.7 दिन में और घूर्णन 243 दिन में। और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और इसका दक्षिणावर्त घूर्णन है। इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और घनत्व पृथ्वी जैसा है। लेकिन बेचारे के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब अगर बृहस्पति की बात करें तो ये सौर मंडल का भीमकाय सदस्य है। सबसे बड़ा। परिक्रमा 11.9 वर्ष में, लेकिन अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, सिर्फ 9.9 घंटे में। बाप रे, इतनी तेज! इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है और ये पीले रंग का दिखाई देता है। और फिर आता है हमारा लाल ग्रह मंगल, परिक्रमा 687 दिन में। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसका अक्ष भी 25 डिग्री झुका हुआ है ना, इसीलिए वहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। बिल्कुल पृथ्वी की तरह। लेकिन वहाँ के पहाड़ तो पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। निक्स ओलिम्पिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और वहाँ ओलिम्पस मेस्सी नाम का ज्वालामुखी भी है। इसी ग्रह के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी और इसरो ने अपना मंगलयान भेजा था। हाँ, MOM 2013 में। अब शनि पर चलते हैं। इसके चारों ओर 7 खूबसूरत वलय या छल्ले हैं। और इसके 62 उपग्रह हैं। पीला तारा जैसा दिखता है। इसका टाइटन उपग्रह बहुत खास है ना? हाँ, क्योंकि टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही वायुमंडल है। और इसका एक और उपग्रह है फोबे, जो उल्टी दिशा में घूमता है। और उल्टी दिशा में घूमने वाला हमारा दूसरा ग्रह है अरुण, यूरेनस। हाँ। 88 वर्ष में परिक्रमा। तापमान -215 डिग्री। विलियम हर्शल ने 1781 में इसकी खोज की थी। इसके 9 वलय हैं, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी धुरी पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। और उल्टी दिशा में घूमने के कारण यहाँ सूर्यास्त पूर्व में होता है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और ग्रहों की सूची में सबसे अंत में आता है वरुण, नेपट्यून। परिक्रमा 164.8 वर्ष।
1846 में जहान गाले ने खोजा था। इसका रंग हरा है क्योंकि वहाँ मीथेन गैस है। ट्रिटॉन इसका उपग्रह है। तो ये हो गए हमारे बाह्य ग्रह। अब सौर मंडल के इस विशाल भ्रमण के बाद आइए अपने सुरक्षित घर यानी पृथ्वी पर लौटते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और ये भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का अक्षकोण बनाती है। इसी की वजह से मौसम बदलते हैं। परिक्रमा में इसे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। और यही 5 घंटे और 48 मिनट मिलकर हर चौथे साल एक लीप वर्ष बनाते हैं। घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। इसे नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है, 9 प्रकाश वर्ष दूर। अब हमारे अकेले साथी चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को ल्यूनोलॉजी कहते हैं। वहाँ शांति सागर नाम का धूल का मैदान है। और दक्षिणी ध्रुव पर लीबनिट्स पर्वत है, जो 35,000 फुट ऊंचा है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा 27 दिन और 8 घंटे में परिक्रमा और घूर्णन दोनों कर लेता है। हाँ, इसी वजह से हमें हमेशा उसका 57% हिस्सा ही दिखता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81 है। मैंने साइनोडिक मास और नक्षत्र मास के बारे में पढ़ा है। हाँ, नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का होता है, जबकि साइनोडिक मास 29.53 दिन का। मतलब पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का समय। बिल्कुल। और जो समुद्र में ज्वार उठते हैं, उनमें सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11 होता है, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम भी है। न्यूज में अक्सर सुपरमून सुनते हैं, जब चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखता है। हाँ, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। लेकिन ये ब्लू मून क्या है? क्या किसी खास दिन चांद सचमुच नीले रंग का हो जाता है? अरे नहीं, ये केवल कैलेंडर की एक घटना है। रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कह देते हैं। ओहो, मतलब बस एक नाम है। हाँ, जैसे अगस्त 2012 में हुआ था और 2018 तो ब्लू मून वर्ष ही था। चलिए, बड़े ग्रहों की बात हो गई। अब उन छोटे पिंडों की बात करते हैं जो सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए मलबे की तरह है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं। हाँ, मतलब जैसे घर बनने के बाद बचे हुए ईंट और सीमेंट के टुकड़े। एकदम सही। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो बड़ा असर छोड़ते हैं ना? बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, वो ऐसे ही एक गर्त का उदाहरण है। और फोर वेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और धूमकेतु क्या होते हैं? ये गैस और धूल के बने होते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। हैले धूमकेतु बहुत मशहूर है, जो 76 वर्ष के चक्र में आता है। हाँ, 1986 में दिखा था, अब 2062 में दिखेगा। और उल्काएं तो वो चमकती धारियां हैं जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े या धूमकेतुओं की धूल है जो जलने लगती है। आज की चर्चा बहुत ही जबरदस्त रही। हमने इतने सारे तथ्य कवर किए हैं। लेकिन इन सब के अंत में एक विचारणीय बिंदु है। हमने मंगल पर रोवर भेज दिए, प्लूटो का दर्जा तय कर दिया। हाँ। लेकिन ये ब्रह्मांड निरंतर गतिमान है। लाखों करोड़ों वर्षों बाद हमारे सूर्य का ईंधन खत्म होने लगेगा। फिर क्या होगा? या जो व्यवस्था आज हमने समझी है वो पूरी तरह बदल जाएगी। विज्ञान केवल आज का सच नहीं, बल्कि कल की संभावनाओं का अध्ययन है। क्या बात है, एक बहुत ही गहरा विचार। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।